नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर स्वागत है। कक्षा 11 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के पद्य खंड में संकलित एक लंबी कविता संध्या के बाद, जो कि सुमित्रानंदन पंत छायावादी कवि थे, उनके द्वारा लिखी हुई है। सुमित्रानंदन पंत के जीवन और रचना परिचय तथा इस कविता के प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे। देखते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। आपका मूल नाम गोसाई दत्त था, तो इनका मूल नाम क्या था? गोसाई दत्त था। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। बचपन में ही माता का देहांत हो जाने से आपका झुकाव प्रकृति की तरफ होता चला गया। आपकी रचनाओं में प्रकृति चित्रण बहुत या बखूबी हुआ है। इसी कारण आपको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब प्रश्न बनता है कि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो गोसाई दत्त था। या प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। 28 दिसंबर 1977 में आपका देहांत हो गया। आपके काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। आप छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे और आपको छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। तो छायावाद के 4 मुख्य कवि कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावाद का महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, और महादेवी वर्मा, चौथे सशक्त पायदान, जिनको छायावाद की शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आपने रूपाब नामक पत्रिका भी निकाली थी। तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? रूपाब का। रचनाएं आपकी हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद इत्यादि। पुरस्कार: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदंबरा नामक रचना पर। ये हिंदी भाषा का पहला पुरस्कार था। तो दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर, और सोवियत लैंड भूमि पुरस्कार लोकायतन के लिए 1964 ईस्वी में। अब आते हैं पाठ के प्रश्नोत्तरों पर। संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। ऐसे आपने देखे होंगे जितने भी परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, वो तो है ही है, लेकिन इस कविता में किन किन बदलावों का, परिवर्तनों का जिक्र हुआ है, उनके बारे में लिखना है। तो संध्या के समय प्रकृति में निम्न परिवर्तन आते हैं कि सूर्य की लालिमा पेड़ों के शिखरों पर फैल जाती है। ताम्रवर्णी पीपल के पत्तों पर सूर्य की लाल किरणें स्वर्णिम आभा वाले झरने सी प्रतीत होती हैं, और सूर्य रूपी खंबा धरती में धंसता हुआ सा प्रतीत होता है। नदी का जल सांप की चितकबरी केंचुल के समान लगने लगता है, कि सांप जैसे केंचुल उसकी चितकबरी होती है, रंग बिरंगी होती है, उसी प्रकार से जल भी लगने लगता है, क्योंकि उस पर भी सूर्य का प्रकाश और कहीं छाया कहीं धूप वाला किस्सा लागू हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, पंत जी ने नदी तट का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। कवि पंत ने वर्णन किया है कि नदी तट पर बूढ़ी विधवा महिलाएं बगुलों के समान निश्चल खड़ी हैं। उन्होंने सफ़ेद साड़ी धारण कर रखी है। अपने जीवन की निराशा और वेदना के कारण मन ही मन रोती रहती हैं। इसी वेदना व दुख के कारण वे ईश्वर का ध्यान करती हैं। सफ़ेद साड़ी पहनने व ईश्वर में ध्यान मग्न रहने के कारण उन्हें बगुलों की उपमा दी गई है। तो सफ़ेद साड़ी पहने विधवा महिलाओं को किसकी उपमा दी गई है? बगुलों की उपमा दी गई है। बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा या किन किन साधनों द्वारा, किन किन शब्दों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? कि घरों में ढीबरी जलाई जाती है जो रोशनी कम और धुआं ज़्यादा देती है। लोगों के मन की पीड़ा उनकी आंखों में जाले के समान दिखाई देती है। जैसे मकड़ी का जाला लग जाता है, उसी प्रकार से उनकी आंखों में भी उनकी मन की जो पीड़ा है वो उनकी आंखों में दिखाई देती है। दीपक की लौ के संग उनके हृदय का क्रंदन व निराशा कांपती रहती है, और गांव का दुकानदार ग्राहकों की प्रतीक्षा में ऊंघता रहता है। चौथा प्रश्न है, लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। लाला अपनी छोटी सी दुकान में बैठा सोचता रहता है कि उसके जीवन में इतना दुख व पीड़ा क्यों है, उसके जीवन में सुख क्यों नहीं है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी उन्नति के रास्ते रोक दिए हैं।
इसी कारण वह शहर के सेठों व महाजनों की तरह बड़ा नहीं बन पाया है, न एक अच्छा सा घर ही बना पा रहा है। वह समाजवाद की अवधारणा पर सोचते हुए विचार करता है कि दुनिया की इस व्यवस्था में कितना परिवर्तन आना चाहिए, दुनिया की इस व्यवस्था में ऐसा परिवर्तन आना चाहिए जिससे मुझे और मेरे जैसे अन्य गरीबों को भी उन्नति के अवसर मिल सकें। और वो सब कब संभव है? समाजवाद की धारणा पर। 5वां प्रश्न है, सामाजिक समानता की छवि की कल्पना किस तरह से अभिव्यक्त हुई है? संध्या के बाद कविता में पंत जी द्वारा सामाजिक समानता की छवि की कल्पना कुछ इस तरह से अभिव्यक्त हुई है कि आय व्यय का समान वितरण हो, कि आय और व्यय का, जबकि हम आज देखते हैं भारत में 5-7% लोगों के पास 50%, देश का 50% धन 5 या 7% लोगों के पास है। वो नहीं होना चाहिए। आय और व्यय दोनों का वितरण कैसा हो? समान हो। धन पर व्यक्ति के बजाय समाज का अधिकार हो। सब मिलकर समाज निर्माण में योगदान दें और सुख के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो। सभी लोग शोषण से मुक्त हों। श्रम में सभी का समान योगदान हो। श्रम का अर्थ है मेहनत, कि मेहनत सब करें और सबका समान योगदान रहे। जबकि देखने में आता है कि श्रम या मेहनत कुछ लोग करते हैं और उसका फ़ायदा बहुत, मेहनत ज़्यादा लोग करते हैं और उसका फ़ायदा जो है वो बहुत थोड़े से लोग उठा लेते हैं, धन्ना सेठ जैसे। और रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मूलभूत ज़रूरतें सभी की पूरी हों। 6ठा प्रश्न है, कर्म और गुण के समान हों वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर संकेत कर रहे हैं? इस समाज में पंक्ति में कवि पंत का समाजवादी, साम्यवादी व प्रगतिवादी दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है। वे चाहते हैं कि कर्म व गुण, गुण का अर्थ है यहाँ पर योग्यता, कि कर्म व योग्यता के आधार पर आय और व्यय का समान वितरण होना चाहिए। इससे समाज में समानता स्थापित होगी, लोग शोषण से मुक्त होंगे, उन्हें उत्पादन के संसाधनों पर किसी वर्ग का आधिपत्य स्वीकार नहीं है। वे शोषण विहीन व अमीरी गरीबी की असमानता से मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वे एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें शोषण नहीं हो और अमीरी और गरीबी की जो असमानता है वो भी नहीं हो। वह ऐसे इन दोनों चीज़ों से, अमीरी और गरीबी की असमानता से और शोषण से मुक्त एक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।